नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष ग्रास नली, ग्रेसिका और आमाशय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हम लोग जो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हम कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। तो आइए देखते हैं, आपका समय अधिक ना लेते हुए आज का पहला प्रश्न है पाइलोरिक वाल्व किन किन के बीच होता है। क्या होता है कि जो पाइलोरिक वाल्व होता है, ठीक, वो किन किन के बीच होता है। ऑप्शन है ग्रास नली एवं आमाशय के बीच, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच, इलियम एवं सेकम के बीच, या आमाशय एवं ग्रहणी के बीच। थोड़ा हम समझते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय की हम जानते हैं क्या होते, 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला जो होता है जो आमाशय, ये आपको जो आमाशय है कैसा होता है, जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे आकार का आमाशय को पाया जाता है। और इसमें जो ये ग्रास नली आकर खुलती है और इस ग्रास नली के पास क्या पाया जाता है, इसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं क्या हम, कार्डियक भाग। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है कार्डियक। और जो यहाँ पे वाल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कार्डियक वाल्व बोलते हैं। यानी कि ग्रास नली में के पास जो वाल्व आके खुलता है उसका नाम क्या होता है, कार्डियक वाल्व। क्या होता है, कार्डियक वाल्व। हमसे पूछा क्या है, पाइलोरिक वाल्व। और जो आमाशय का जो अंतिम भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक भाग। और जो इस पाइलोरिक भाग का जो अंतिम भाग होता है वो ग्रहणी में जाकर खुलता है। कहाँ पे खुलता है, ग्रहणी। और इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व। तो पाइलोरिक वाल्व कहाँ पाया जाता है, पाइलोरिक वाल्व जो होता है वो आपका आमाशय एवं ग्रहणी, यानी छोटी आंत की जो अग्रशिरा होता है जिसको हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं, वो सी आकार का होता है। वो उन दोनों यानी कि आमाशय और कहाँ पे जो छोटी आंत है यानी ग्रहणी जो उसकी पाई जाती है, उन दोनों के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आपका, इसका उत्तर हुआ क्या, आमाशय एवं ग्रहणी के बीच। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और किसका श्रावण करती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और किसका श्रावण करती है। ऑप्शन है लैंगरहैंस के द्वीपकाओं में और ग्लूकागॉन के श्रावण हेतु। दूसरा है जठर ग्रंथियों में HCl के श्रावण हेतु। और तीसरा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन के श्रावण के हेतु, या रचनाओं में पाया जाता है ये, और टेस्टोस्टेरोन के श्रावण हेतु। किसमें कहाँ पे पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि कहाँ पाई जाती है, ये ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती है कहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर 2, जठर ग्रंथियों में। कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका कार्य होता है HCl का श्रावण करना। यानी इससे क्या होता है, HCl श्रावित होता है, यानी HCl अम्ल निकलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, जठर ग्रंथियों में। ये कहाँ का कोशिका पाई जाती है, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी जठर ग्रंथियों में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है आपका, आमाशय की दीवार के भीतरी से, जो आमाशय की दीवार है उसके भीतरी स्तर पर, किसमें, जो आमाशय है, आमाशय के दीवार के भीतरी स्तर पर एपिथेलियम होती है। यानी कि जो एपिथेलियम होती है, यानी कि इसको दीवार जो बनाने वाली कोशिकाएं होती है वो कैसे होती हैं, घनाकार होती हैं, यानी कि घन के आकार की होती हैं। दूसरा है स्तंभी होती हैं, स्तंभ यानी खंभे के आकार की होती हैं। तीसरा सल की होती हैं, सल के यानी रॉड के आकार की होती हैं। या रोमा भी होती है, सिलिएटेड होती हैं, सीलिया रोम उसमें लगे होते हैं।
तो हमने इसको पढ़ा था कि जो इसकी दीवार की जो कोशिकाएं कैसे होती हैं, वो स्तंभाकार होती हैं। यानी कैसे होती हैं? स्तंभ यानी खंबे के आकार की होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ कि आमाशय की जो दीवार का भीतरी स्तर होता है, जो उसकी कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे होती है? स्तंभाकार होती हैं, स्तंभ के आकार की होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 है, स्तंभाकार। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका, पेप्सिन का स्रावन करती है। जो पेप्सिन होता है कहाँ से निकलता है? कौन सी कोशिका उनका स्रावन करती है? इसके बारे में प्रश्न है। ग्रहणी की जाइमोजन कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है पैनेथ की कोशिकाएं, आमाशय की जाइमन कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि जो आमाशय की जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं, जो आमाशय की क्या होती हैं? जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है? वो हमारे पेप्सिन, किसका? पेप्सिन एंजाइम का स्रावन करती हैं। और ये पेप्सिन क्या करता है? वो क्या करता है पेप्सिन? ठीक है, समझ में आया क्या होता है आमाशय की? इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ आमाशय की जाइमोजन कोशिकाएं जो किसका? पेप्सिन का स्रावन करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। भोजन को निगलते समय, जब हम भोजन को अंदर निगलते हैं, तो निगलते समय भोजन हमारा श्वास नाल में ना जाए। कहाँ पे ना जाए? श्वास नाल में ना जाने पाए, तो उसको रोकने वाली संरचना कौन सी होती है? यानी ऐसी कौन सी संरचना है जो भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकती है? उसका ऑप्शन है ग्रहणी, कंठ द्वार, घाटी ढापन और निगल द्वार। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। अगर आता है तो लास्ट में आप बताना कि आपने कमेंट करके कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक है, तो इससे क्या है जानकारी होगी कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको आशा है कि आपको सभी को मालूम होगा। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका घाटी ढापन। क्या होती है घाटी ढापन? घाटी ढापन श्वास नाल के ऊपर एक पत्ती के आकार की क्या होती है? संरचना होती है, जो भोजन को सांस नाल में जाने से रोकती है। तो इस उत्तर का क्या हुआ? इसका प्रश्न उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ घाटी ढापन। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन। तो आमाशय की दीवार में जो पेशी संकुचन होता है, जिससे भोजन के क्या होता है? भोजन में जो HCl है या जठर रस होता है, उसमें मिक्स होता है। तो आमाशय की दीवार जो पेशी संकुचन होता है, उसको कहते क्या है? ये पूछा गया कि क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या होता है पाचन? पाचन का मतलब होता है भोजन का जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना। क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। संवहन, संवहन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को ले जाने की क्रिया संवहन कहलाती है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका पेरिस्टालसिस। क्या होता है? पेरिस्टालसिस। यानी जो संकुचन जो होता है उनकी दीवारों में, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। नंबर 7, आमाशय में भोजन के बैक्टीरिया को कौन मारता है? यानी कि अगर आमाशय में भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको खत्म करने का या मारने का काम कौन करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, श्लेष्म, HCl या ये सभी। तो हम जानते हैं कि जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का आंशिक अपचन करता है। श्लेष्म क्या करता है? श्लेष्म जो होता है वो आमाशय की दीवार नष्ट ना हो, इसके लिए क्या करता है? उसको बचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, तो कौन बचता है आपका ऑप्शन? इसका आंसर है HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, वह क्या करता है? अगर भोजन के साथ कोई भी बैक्टीरिया या हानिकारक जीवाणु जो आ जाते हैं, उनको मारने का काम
HCl करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है, आमाशय में pH होता है, लगभग कितना होता है pH? इसका आंसर बताना है आपको। 7 होता है, 8 होता है, 3 होता है या 9 होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कौन सा? इसका pH मान कितना होता है? 3 होता है। होता तो लगभग 3.5 होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो आमाशय में pH मान कितना होता है? लगभग आमाशय का pH मान लगभग 3 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, पेप्सिन कैसे माध्यम में सक्रिय होता है? क्या ऑप्शन है कि जो पेप्सिन है कैसे माध्यम में सक्रिय होता है? ऑप्शन, अत्यधिक क्षारीय माध्यम में, दूसरा है कम क्षारीय माध्यम में, या अत्यधिक अम्लीय माध्यम में, या है आपका कम अम्लीय माध्यम में। तो किस माध्यम में जो पेप्सिन होता है वो सक्रिय होता है, अपना कार्य सही से करता है? तो हम जानते हैं कि जो पेप्सिन है वो क्या होता है? अत्यधिक अम्लीय माध्यम में। कब? अत्यधिक अम्लीय माध्यम में क्या होता है? वो सक्रिय होकर के अपना कार्य सही से करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि अत्यधिक अम्लीय माध्यम में क्या होता है? पेप्सिन क्रिया करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है, आमाशय में जठर रस तथा अम्ल के स्रावण को प्रेरित करने वाला पदार्थ, यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आमाशय में जठर रस को और अम्ल के स्रावण को, यानी कि दोनों को प्रेरित करता है? ऑप्शन है गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, एसिटिलकोलिन, या इनमें से कोई भी दो। तो इस प्रश्न का उत्तर है गैस्ट्रिन। क्या होता है? गैस्ट्रिन जो होता है यही क्या करता है? ये जठर रस को और अम्ल के स्रावण को प्रेरित करता है। इसी से प्रेरित होकर के क्या होता है? जठर रस का स्रावण होता है या अम्ल का स्रावण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।